यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं 8770720196 पर। भीम, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस पर सब अवेलेबल है। पेटीएम पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि आप भारत के बाहर हैं तो पेपाल पर सपोर्ट कर सकते हैं paypal.com/नितिन शुक्ला GWL पर। और ये बैंक की डिटेल्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बाद में काम आएगा। देश के अंदर जो विकास हो रहा है उसको तमाम सारे मुद्दों से बार बार भटकाया जा रहा है, कभी किसान आंदोलन, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और ये आदमी लगातार विकास की फीते काटता चला जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी विल डेडिकेट टू द नेशन द 306 किलोमीटर न्यू रेवाड़ी न्यू मादार सेक्शन ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC, DFC जिसे आप जानते हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है, ऑन 7 जनवरी विया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। 7 जनवरी को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक और सेक्शन 306 किलोमीटर लंबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। ये खबर है, जो खबर कोई मीडिया चैनल नहीं चलाता। मीडिया पर चैनल चलाएंगे, किसानों का चलाएंगे, इधर का चलाएंगे, उधर का चलाएंगे, दंगा चलाएंगे, फलान चलाएंगे, सब कुछ चलाएंगे, लेकिन जो देश के अंदर अच्छा हो रहा है वो नहीं चलाएंगे। एक्चुअली एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है लेफ्ट की, कि आपको बिजी रखो, इन चीज़ों में बिजी रखो जिनमें आपको सिवाय नेगेटिविटी के कुछ नहीं मिले। क्योंकि अगर आपको बिजी नहीं रखेंगे तो आप असल न्यूज़ देखोगे। जब आप असल न्यूज़ देखोगे तो बहुत सारी न्यूज़ आएंगी। न्यूज़ आएगी कि मास्क बनाने में भारत नंबर 1 हो गया, पीपी किट में। मुझे आज भी याद आता है वो ज़माना जब मैंने पीपी किट का वीडियो किया, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोले आप ऐसा बोल रहे हो, पीपी किट में भारत नंबर 1 किधर हो गया, कहाँ हो गया, कैसे हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आके बोल दिया। ठीक है, तो साहब जो हम कर रहे हैं ना इतने बुरे वक्त में भी, वो कोई कर नहीं पा रहा। लोग सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, जैसे हम लोग लॉकडाउन में थे तो मोदी भी लॉकडाउन में रहे होंगे, सरकार भी लॉकडाउन में रही होगी। ऐसा नहीं हुआ। लॉकडाउन में भारत सरकार को बहुत बड़ा मौका मिला था। DFC, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसी तमाम, थर्ड लाइन प्रोजेक्ट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ऐसे तमाम जो प्रोजेक्ट थे रेलवे के, उनको पूरा करने का। ये क्यों नहीं पूरे हो पाते हैं, उसका कारण है क्योंकि फ्रेट का जो ट्रैक जो है वो कंटिन्यूसली बिजी रहता है, उस पर गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, और ऐसे में उसके बगल में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। ब्लॉक मिलते हैं, उसमें काम करना होता है। ब्लॉक यानी जब कोई ट्रेन नहीं चल रही हो। सोचिए किसी देश को पूरा लंबा ब्लॉक मिला, उस लंबे ब्लॉक में बाकी देश तो लॉकडाउन में बंद थे, लेकिन यहाँ भारत के अंदर प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर सारे मंत्रालय लगातार खुले हुए थे, सारे मंत्रालय लगातार काम कर रहे थे, लगातार मॉनिटर कर रहे थे हमें क्या करना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय रेलवे ने शायद इतना लंबा ट्रैक का मेंटेनेंस कभी नहीं किया जो इस लॉकडाउन में किया है। जी हाँ, छुट्टी के दिन छुट्टी नहीं मनाती, उन्हें पता था ट्रेन तो चलने वाली नहीं है, तो ज़बरदस्त तरीके से ट्रैक का मेंटेनेंस हुआ। ट्रैक का मेंटेनेंस आप समझते कैसे होता है? ट्रैक को उठाना, पूरी गिट्टी हटाना, उसमें से जो छोटी हो गई गिट्टी टूट कर उसको बाहर करना, बड़ी गिट्टी को लगाना, फिर ट्रैक को वापस रखना। ये बहुत लेंदी काम है, और इसमें ट्रेन रुकती है। कई बार आप लोग परेशान होते हैं ना, क्या यार गर्मी हो रखी है, ट्रेन रुक गई है ना, लेट हो रहे हैं हम लोग, तो वो ट्रैक मेंटेनेंस की वजह से आप लोग रुकते हैं। ट्रैक मेंटेनेंस, रूट रिले, इंटरलॉकिंग के सिस्टम्स, ये तमाम सारी चीज़ें जो है इस समय पर की गई। न सिर्फ इतना, अंडरपास जो रेलवेज़ के बनते हैं, है ना, वो अंडरपास भी बड़ी इजीली बने, क्योंकि ट्रैक पर कोई ट्रैफिक था नहीं, कोई मूवमेंट नहीं था, इसलिए बड़ी इजीली वो बने। सिर्फ इतना नहीं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और थर्ड लाइन प्रोजेक्ट बहुत ताकत के साथ आगे बढ़े, क्योंकि खुल्लम खुल्ला उनको काम करने का मौका मिल रहा था। और मौका ये मिल रहा था, भाई अगर पटरी इधर भी गिर जा रही है, कुछ सामान इधर गिर भी जा रहा है, तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ट्रेन तो आनी नहीं है, ट्रैक तो बंद पड़ा है। तो खुल्लम खुल्ला काम हुआ और जमकर काम हुआ, और 3-3 पालियों में काम हुआ। कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी बहुत स्पीडली जो है बिल रेज किए, पेमेंट्स भी होते रहे। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ गरीबों को पैसा जा रहा था, तो पेमेंट भी होते रहे उनके। इधर सोचिए, इनकम जीरो हो गई सरकार की, पैसा नहीं आ रहा है, पेमेंट हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के, पैसा फ्री में जा रहा है, फ्री में अनाज जा रहा है, आटा जा रहा है गरीबों के लिए, सब कुछ चलता रहा। ये आदमी तब भी 18 घंटे काम करता रहा। हम लोग तो ज़रूर घर में आ गए थे, और हम लोग ज़रूर घर में बैठ गए थे, और हम लोग तो बैठे बैठे बोर भी हो गए थे शायद, है ना, पर ना तो ये बैठा, ना इसकी काम करने वाली सेना बैठी। तो हमें एक चीज़ और सीखनी चाहिए, एक चीज़ और समझनी चाहिए। हमारे यहाँ जब लॉकडाउन था, कितने लोगों ने बहुत सारे काम ऐसे निपटाए होंगे, तो ऐसे ही काम सरकार ने भी निपटाए। रेलवे के अंदर स्पेशली बहुत समझदारी के साथ काम किया गया, और पूरी रेलवे की विशेष जानकारी की जनसामान्य को नहीं हो पाती। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो पूरी रेलवे को जो रिवैम्प करने का जो कोशिश करी गई वो करी गई। और यदि राज्य सरकारें और अगर अच्छे से होती और अगर अच्छे से काम कर रही होती, तो शायद जितना लंबा लॉकडाउन का पीरियड मिला है उसके बाद में इस वक्त शायद हो सकता था हम लोग हाई स्पीड ट्रेन अभी तक चालू कर चुके होते। लेकिन कई जगह ऐसा था, बहुत सारे लोग, क्योंकि पॉलिटिक्स है, नहीं करने देना। अगर मोदी कर लेगा तो मुश्किल हो जाएगी। अगर मोदी ट्रेन 180 किलोमीटर की स्पीड पे दौड़ा देगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने बताया था ना, 180 किलोमीटर की स्पीड पे नई ट्रेन बन गई हैं, दिखाया था ना पिछले लाइव में, पिछली बार। तो ये तमाम सारी चीज़ें हुई, लेकिन इन सारी चीज़ों को रोकना, आपकी आंखों तक नहीं पहुंचने देना, उसके लिए मैं क्या करूं? उसके लिए मैं कुछ भी आपके सामने लाता रहूं। तो जब कुछ भी सामने लाता रहूंगा तो आप वो चीज़ नहीं देख पाएंगे जो आपको देखना है। ये ठीक उसी प्रकार से है। आप ऐसा समझिए, कभी कभी आपके घर में आपकी पत्नी नाराज़ हो जाए और उसको आपसे गुस्सा निकालना, तो क्या करेगी? जब आपका बहुत खास या न्यूज़ देख रहे होंगे, या क्रिकेट मैच आ रहा होगा, कुछ आ रहा होगा, तो ऐसे समय में बार बार टीवी के सामने आ जाएगी, खाना ले आई, चाय ले आई, फलाना बना लाई, तो आप उससे कुछ कह भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भाई वो तो आपके लिए बनाकर ला रही है, तो आप उनसे क्या कहेंगे? ठीक है। और कहीं ना कहीं वो अपने मकसद में अपनी खींच भी आपसे निकाल ही लेते हैं कि भाई मैं देखने तो नहीं दूंगी आपको चैन से, ठीक है, नीचे कोई मिलने आ गया, फलाना ले आओ, ये कर लो, ऐसी चीज़ें होती है ना। तो ये जो छेड़छाड़ होती है वो तो एक नॉर्मल छेड़छाड़ होती है। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं
उनका एक ही मकसद है। जैसे भाई अगली का मकसद है कि मेरा सीरियल आ रहा है, मुझे नहीं देखने दे रहे तो मैं तुम्हें भी नहीं देखने दूंगी। ऐसा यहाँ पर इनका मकसद क्या है, सत्ता अगर हमें नहीं मिल रही है तो हम चलाने तो तुमको भी नहीं देंगे। जनता को हम ये देखने नहीं देंगे कि आप क्या कर रहे हो, क्या अच्छा कर रहे हो। और मैं आपको बार बार वही अच्छी चीज़ बताने आता हूँ कि अच्छा क्या हो रहा है और बुरा क्या हो रहा है, दोनों। एक ही चीज़ पर हम 4 घंटे 5 घंटे बर्बाद करने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत क्लियर चल रहा है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो 7 तारीख को 306 किलोमीटर का नया ट्रैक। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, थर्ड लाइन प्रोजेक्ट, ये क्या चीज़ है। चलिए पहले समझ लीजिए। आज तक भारतीय रेल 2 पटरियों पर दौड़ती, पहले 1 पर थी, फिर 2 हुई। 2 कौन सी, अप और डाउन। अब अप और डाउन क्या चीज़ है तो ज़रा समझ लीजिए। जो भी विक्टोरिया टर्मिनस की तरफ जाते थे वो अप होते थे, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ था ना। अब विक्टोरिया टर्मिनस कौन कौन से थे, एक मुंबई था, एक कोलकाता का था, ठीक है। ऐसे विक्टोरिया टर्मिनस बने हुए थे। तो जो विक्टोरिया टर्मिनस की तरफ जाएगी वो तो अप है, जो उधर से आएगी वो डाउन है। ये ट्रेन का प्रोसेस था, ठीक है। अब पहले तो एक ही लाइन थी, 2 बनाई गई। बोले यार एक लाइन पर सामने से ट्रेन आ रही थी, रोकनी होती थी। पता नहीं कितने लोग जो देख रहे हैं उनको याद होगा, प्रकाश जैन जी धन्यवाद। ऐसा बहुत समय होता था, वो हाथ वाले सिग्नल होते थे ना, ऐसे वाले, ऐसे फिर धड़ाम नीचे गिर जाता था, ऐसे होता था खटाक खटाक, ठीक है। वो वाले सिग्नल, वो सिग्नल चला करते थे। तो साइडिंग पे ट्रेन आके रुकती थी। क्या हो गया साहब, सिग्नल नहीं, क्यों, सामने से ट्रेन आ रही है। वो ट्रेन छुक 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 ट्रेन है ना, कोयले वाली, वो निकलती थी, जू निकल गई। तब अपने नंबर आता था भाई, चलो भाई अपना नंबर। डीजल इंजन आया था, क्रांति आ गई डीजल इंजन से साहब, कम कोयला नहीं फेंकना पड़ता है, आंखों में नहीं आता कोयला। जब टर्न होता था ना, ट्रेन जब टर्न करती थी तो कोयला जो डालते थे ना उसमें से अंगारे उड़ते थे, और वो अंगारे अक्सर जो पीछे वाले डब्बे होते थे उनमें अंदर आ जाते थे। कई बार जो चादर वगैरह होती थी वो जल जाती थी, लोगों के कपड़े जल जाते थे। तो अक्सर मना करते थे जब मोड़ आ रहा है तो ऐसे करके देखना नहीं है, क्योंकि आंख में जा सकता है कोयला, अंधे हो जाते थे लोग, बहुत सारे लोग थे। तो यादव साहब आप मेरी बात बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे ना, कि आंखों में चला जाता था, लोग अंधे होते थे। नहीं भी जाता था, कई बार खाने में भी आ जाता था कोयले के छोटे छोटे टुकड़े। उसके बाद डीजल इंजन आया, तो डीजल इंजन में से कोयला उड़ना बंद हो गया, लेकिन हालांकि डीजल का धुआं रहता था और तमाम सारी चीज़ें होती थी। इसके बाद में तरक्की हुई, तो भाई अब ये जो बार बार रुकने वाला सिस्टम है, तो 2 लाइन बना दी गई। अब की डेडिकेटेड अप की लाइन हो गई, इस पर सिर्फ अप की ट्रेन चलेंगी, डाउन वाली सिर्फ डाउन की ट्रेन चलेंगी। पूरे भारत में जाल बिछाया गया, तो अप और डाउन की लाइन अलग अलग हो गई, ठीक है। लोग कम थे, आबादी कम थी, काम चल रहा था। लोग बढ़े, आबादी बढ़ी, तरक्की भी हुई। लोगों ने अब जो है माल बाहर भेजना और बाहर से मंगवाना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों चालू। अब कंटेनर्स आने लगे, माल भाड़ा भी बढ़ने, माल गाड़ियाँ भी बढ़ने लगी। तब क्या हुआ, तब ये 2 लाइनें कम पड़ने लगी। न सिर्फ कम पड़ने लगी, इसमें एक दिक्कत और आने लगी कि फ्रेट जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं भागता, उस पर वजन बहुत ज़्यादा होता है। अभिनय सावंत जी बहुत बहुत धन्यवाद। उस पर वजन बहुत ज़्यादा होता है। रीने में CSTS, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले जो कोड था वो शायद BB था बॉम्बे का, बाद में उसको CST किया गया, अब CSTM किया गया, है ना, ठीक है। तो ये कोड, रिजर्वेशन कोड की मैंने बात करी। तो बहरहाल, तो जब ये 2 लाइन भी कम पड़ने लगी, ऐसा कम पड़ने लगी, तब उसमें एक चीज़ और हुई कि जो माल भाड़ा है, जिसमें माल लद कर जाता है, वो स्पीड में नहीं जाती, वो 100 की स्पीड पर नहीं जाती, 180 पर नहीं जाती, वो 40 पर ही चलती है। ढगर 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 40 50 60, इससे ज़्यादा नहीं जाता, क्योंकि वजन बहुत होता है ना, तो ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सकते, क्योंकि ब्रेक भी नहीं लगेगा। विक्टोरिया टर्मिनस, यस VT था, यूर राइट, ठीक है, VT था, आज याद आ गया। तो जब इसके लिए ये पता चल गया इसको, इसमें कम स्पीड की, इसमें ज़्यादा स्पीड की जरूरत नहीं, तो हम ज़्यादा स्पीड की ट्रेन चलाना चाह रहे, तो हो क्या रहा, पीछे से जो हैवी ट्रेन आ रही ना, वो ट्रैक को उस लायक नहीं छोड़ रही, ठीक है। तो ट्रैक को उस लायक नहीं छोड़ रहे, तो जल्दी ट्रैक खराब हो रहा है। तो जल्दी ट्रैक खराब हो रहा है, क्या करें फिर। उसके बाद मालगाड़ी खड़ी है, माल भाड़े से ही इनकम होती है, आपके टिकट से नहीं। आपके टिकट से हर टिकट पर नुकसान होता है रेलवे को। फिर से रिपीट करता हूँ, आपके हर टिकट से रेलवे को नुकसान होता है। आप जितनी बार ट्रैवल करते हैं उतनी बार रेलवे को नुकसान होता है, ठीक है। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने कांग्रेस के ज़माने में जब माल भाड़ा बढ़ा था, त्रिवेदी साहब थे कोई बंगाल के, तब मैंने बड़ी खुशी के साथ कहा था, मैंने बहुत अच्छा, सॉरी माल भाड़ा बढ़ा था बोल रहा हूँ, रिजर्वेशन जब पैसा बढ़ा था टिकट का, तब मैंने पहली बार मैंने कहा था बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि रेलवे की अंदर से हालत इतनी चरमरा चुकी थी कि कभी भी कोलैप्स हो सकती थी। बहुत बुरी हालत थी रेलवे की, काम चलाओ बस, सेफ्टी प्रोसीजर्स भी फॉलो नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं था रेलवे के पास। तब मैंने कहा था बहुत अच्छा हुआ, लेकिन लोग, भाई राजनीति है, त्रिवेदी साहब को हटा दिया गया। मैंने कमाल है, मैंने दिनेश त्रिवेदी एग्जैक्टली, तो उनकी नौकरी खाली गई। भाई तुमने रेलवे का भला कैसे सोच लिया। तो जितने भी आप टिकट खरीदते हो उससे सिर्फ और सिर्फ रेलवे को नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा किससे होता है? माल बुकिंग से होता है। जो माल भाड़ा, कोयला जा रहा है, सीमेंट जा रही है, फलान ढेकान, दुनिया भर के, दुनिया का सबसे सस्ता इंडियन रेलवेज का भाड़ा है, चाहे आप पैसेंजर में देख लें, चाहे आप वैसे देख लें। अब उससे भी सस्ता एक और है, नितिन गडकरी जी उससे भी सस्ता लिया। देखिए अब ये रेलवे में और रोड ट्रांसपोर्ट में झगड़ा चल रहा है अभी, अब दोनों में आपस में कंपटीशन हो गया। बोले जी हम तो जहाज़ से चलाएंगे। जहाज़ में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जब वाटरवेज से आप जाते हैं तो वाटरवेज बहुत सस्ता होता है, तकरीबन आप समझिए 5 गुना सस्ता होता है तकरीबन रेलवे से। तो अगर वाटरवेज खुल गए तो रेलवेज को माल भाड़ा कम हो जाएगा। तो बहरहाल, तो जब ये कंजेशन हो गया, ये पता था अच्छी तरह से कि भाई ये जो पटरियाँ हैं इस पर हम फास्ट ट्रेन नहीं चला सकते जब तक कि ये हैवी ट्रेन चले, तो फिर इसके लिए एक अलग से लाइन बनाने का बात हुई। एक लाइन अलग से बनाएंगे,
और वो सिर्फ माल भाड़े के लिए होगी, उस पर सिर्फ माल है वही जाएगा, कुछ दूसरा नहीं जाएगा। गुड्स के लिए, गुड्स ट्रेन के लिए कंटेनर हो, सीमेंट की वो हो, केला आना जाना हो, तमाम सारी और चीज़ें आती हैं, सब्जी फल वगैरह जो कुछ भी है, वो अगर माल है, गुड्स ट्रेन है, तो वो सिर्फ उसी लाइन पर चलेगी, वो अब पैसेंजर वाली पे नहीं आएगी, अप और डाउन पे नहीं आएगी। तो ये लाइन एक अलग हो गई। तो इस लाइन को पूरे भारत में बिछाना, उस प्रोजेक्ट का नाम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी डेडिकेटेड होगा वो माल भाड़े के लिए, उस पर कुछ भी और नहीं चलेगा, सिर्फ गुड्स ट्रेन चलेंगी, कुछ भी नहीं चलेगा। ये हुआ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अब एक और प्रोजेक्ट आया, थर्ड लाइन प्रोजेक्ट। अब जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आ ही गया तो थर्ड लाइन प्रोजेक्ट की क्या जरूरत पड़ गई? तो थर्ड लाइन प्रोजेक्ट इसलिए लाया गया जहां बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा है कि अप एंड डाउन में भी ट्रेन को खड़ा करना पड़ रहा है। वो खासकर उत्तर प्रदेश के इलाके हैं और दिल्ली आने वाली ट्रेन, बहुत बुरा हाल है दिल्ली आने वाली ट्रेन का। कईयों बार, मतलब अब तो बहुत समय हो गया मुझे ट्रेन में ट्रैवल करे हुए, लेकिन कईयों बार जब दिल्ली कहीं से लौटते थे तो दिल्ली में एक एक घंटा तो बाहर ही खड़े रहना पड़ता था, जो मुंबई का हाल है। मुंबई में अगर आपकी ट्रेन 15 मिनट भी लेट हो गई तो लोकल पहले जाएगी, आपकी पिटी हुई ट्रेन और पिटेगी। यानी जो ट्रेन पंजाब मेल सुबह 7 बजे का टाइम होता था, अगर वो लेट हो गई तो सीधे 10 बजे पहुंचेगी CST, इतना फ़र्क हो जाता था। तो अगर टाइम पर आ गई तो 7 बजे ही पहुंचा देगी, और अगर कहीं जरा सी भी लेट हो गई तो फिर तो लोकल ट्रेन की जो लाइन लगती थी तो पता नहीं चलता था। तो अब ऐसे में DFC हो गया, थर्ड लाइन प्रोजेक्ट हो गया, और 2 लाइनें आपके पास में नहीं, कुल 4 लाइन अब आपके पास हो गई। ठीक है, अब हमारे पास में ये ऑप्शन आ गया कि इन ट्रेन को हम बहुत अच्छे से बना लें, झांसी टू भोपाल एंड इटारसी। इटारसी सबसे बड़ा जंक्शन है, काफ़ी बिजी रहता है। तो ये जो 2 लाइन है अप और डाउन वाली, ये फ्री हो गई, इस पर फ्रेट नहीं चलेगा, भारी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, तो क्या हो गया, हल्की गाड़ी चलेगी, है ना। तो हल्की गाड़ी चलेगी, पता तब क्या होगा, इस ट्रैक को हम अच्छे से मेंटेन कर लेंगे तो इसकी स्पीड जो है ना, इसको हम 180 तक ले जा पाएंगे। जो अभी नई ट्रेन आ गई है ना, इसको LHB कोचेस बोलते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो पारंपरिक स्प्रिंग सस्पेंशन है वो नहीं है, एयर सस्पेंशन लगा दिए गए। तो ये बहुत आरामदायक है, इसमें हिलेगी भी नहीं गाड़ी, बहुत ईजी जाएगा और बहुत फास्ट जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आप लोग जो राजधानी शताब्दी देखकर बड़े खुश हो जाते हो, साहब वो तो 12 घंटे में चलती है, 8 घंटे में पहुँचोगे आप, टेंशन मत लो। ठीक है, 7 और 8 घंटे में पहुँचोगे आप, बहुत जल्दी, बहुत फास्ट। पूरे मैटर को समझिए कि देश कहाँ से कहाँ आया, जो काले इंजन थे वहाँ से लेकर आज हम इलेक्ट्रिक इंजन तक आ गए। ठीक है, सवाल ये उठता है कि जब स्टीम इंजन को बाहर कर दिया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि डीजल इंजन को क्यों नहीं बाहर कर देते, भाई क्लीन है, इसी को चलाओ। ये कभी नहीं होने वाला है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो इलेक्ट्रिक इंजन चलता है वो तार पर चलता है, बिजली के तार पर। क्षितिज जी धन्यवाद। ठीक है, वो बिजली के तार पर चलता है। तो अगर मेरा आपका युद्ध हो जाए, सेना का मूवमेंट होना हो, तमाम सारे मूवमेंट हो, तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ वो तार काटने हैं। अगर मैं तारों को काट दूंगा तो क्या होगा, आपकी गाड़ी खड़ी रह जाएगी। यानी मुझे क्या करना है, जो आपकी ग्रिड है बस उस पर एक उठाकर एक बम उड़ा देना, खेल खत्म हो गया। ठीक, 2 से 4 हो गया, फिर भी मोदी जी ने विकास किया। हाँ अमन मित्तल जी, ये समस्या है। तो इसलिए जो सेल्फ, भारतीय सेना एक चीज़ पर बहुत फोकस करती है और उसका नाम है सेल्फ प्रोपेल्ड। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लेती जो किसी और पर आधारित हो। हर चीज़, कभी भी आप जाएंगे तो भारतीय सेना में अगर आप कोई भी चीज़ लेकर जा रहे हैं, साहब ये हमने तोप बनाई, तो सबसे पहला सवाल होता है सेल्फ प्रोपेल्ड है क्या, खुद से चलने वाली है क्या। तो डीजल इंजन क्या है, सेल्फ प्रोपेल्ड है। इलेक्ट्रिक इंजन क्या है, सेल्फ प्रोपेल्ड नहीं, उसे बिजली के तार की आवश्यकता है, वहाँ से बिजली आएगी। इसमें तो डीजल अंदर ही भरा हुआ है, सेल्फ प्रोपेल्ड अपने आप में इंजन है, चल देता है। तो सेना के नज़रिए से ये हमेशा रहने वाले हैं, ये कभी नहीं जाने वाले हैं, हमेशा रहेंगे। सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल्स हमेशा हमेशा रहेंगे। डीजल इंजन कभी भी भारतीय रेलवे से खत्म नहीं होंगे, कम हो जाएंगे, खत्म कभी नहीं किए जाएंगे। मकसद मैंने आपको बता दिया, क्लियर है। ठीक है ना। अब आते हैं सोलर ट्रेन पे। हाँ, सोलर ट्रेन, आजकल CNG ट्रेन भी आ गई, ऐसी ट्रेन भी आएंगी। हो सकता है भविष्य में CNG ट्रेन शायद, या कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाए जो शायद इसको डीजल को रिप्लेस करे, पर सेल्फ प्रोपेल्ड तो रहेगा, सेल्फ प्रोपेल्ड हमेशा रहेगा। ठीक है। दूसरी एक और बात, जब आप चढ़ाई वाले इलाकों में जाते हैं तो इलेक्ट्रिक इंजन जो है वो उतनी पावर नहीं ले पाता है, फिर डीजल इंजन की ज़रूरत पड़ती है। फिर पीछे से डीजल इंजन धक्का देने के लिए आते हैं। पुणे में जो पहाड़ वाले इलाके में देखा ना, पीछे से धक्का देने आते हैं। जो गोवा जाते हो तो पीछे लगते ना इंजन, बोले धक्का दो भाई, फिर धक्का देके फिर वापस चले जाते हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी जगह भारत में आज भी हैं जहाँ धक्का लगाने का काम कुछ इंजन करते हैं। विक्रम चहल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाइपरलूप बहुत बड़ी, अभी बहुत दूर की सोच है, हो सकता है भारत में जल्दी हो जाए। फिलहाल तो अभी 180 वाली ट्रेनें दौड़ना शुरू हो जाए तो हमें बहुत राहत मिल जाएगी, हमारा समय बहुत बचेगा। तो भारत तो तरक्की कर रहा है, चारों तरफ से कर रहा है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। लोग कहते हैं कि भाई नहीं, अभी भी तरक्की नहीं हुई। किन्हीं लोगों ने बोल दिया कि अगर बुलेट ट्रेन चलेगी तो 1,75,000 रुपये का टिकट होगा। अब वो टिकट 1,75,000 का तो नहीं हो रहा। सेमी हाई स्पीड और हाई स्पीड ट्रेन आ गई हैं, 180 वाली चलनी शुरू हो गई है, उनका टिकट भी लगभग सामान्य है। तो वैसे में क्या करेंगे? तो खैर देख लीजिए। देखिए, आदित्य सिंह चौहान जी कहते हैं सर 10 आ गए। आप उनको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप बात कर रहे हैं हाइपरलूप की, उधर खच्चर पे चलना है, तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। वो खच्चर वाला मज़ा आप दे ही नहीं पाओगे, ढेंचू ढेंचू करके चलने वाला। आप बात कर रहे हो हाई स्पीड ट्रेन की, तो सर वो तो होना ही, डिसलाइक तो किया ही जाएगा आपको, है ना। उसमें कभी परेशान मत हुआ कीजिए।
ठीक है, एक और बढ़ गया 11, उनको भी बुरा लग गया। ठीक है, चलिए, तो हम अपनी जर्नी इसी तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, जहाँ ना लिखा है ना किस बारे में वीडियो है, उसमें आइएगा, नीचे आइएगा, एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल पर पहुँच जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें भी जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। लोग नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रहे, तो टेलीग्राम पर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ना, पोस्ट नहीं दिख रही है। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, थोड़ा और नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है ना, तो हम आप जुड़े रहेंगे, हर तरह से हर बार जुड़े रहेंगे। और इस वीडियो के लिए कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।